कहानी की शुरुआत में ही हम विनायक राव नाम के एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि अपने बेटे को हस्तर की कहानी सुना रहे थे और वो एक देवी की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये देवी सोना और खाने की प्रतीक थी और पृथ्वी उन्हीं की कोख है और उन्होंने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। लेकिन उनके पहले बच्चे हस्तर से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे और हस्तर बहुत ही ज्यादा लालची था और अपने माँ के सारे सोने और खाने पर उसका लालच था और वो अकेले ही सब कुछ पाना चाहता था और सबसे पहले वो अपने माँ का सारा सोना ले लेता है और इसके बाद जब वो सारा खाना लेने वाला था तभी बाकी देवी देवताएं मिलकर हस्तर को रोकते हैं और उसे खत्म ही कर देते। लेकिन देवी आकर अपने बच्चे को बचा लेती है और इस शर्त पे हस्तर को छोड़ दिया जाता है कि दुनिया से उसका नाम मिट जाएगा और कोई भी हस्तर को नहीं पूजेगा और देवी भी ये शर्त मान लेती है और इसके बाद सालों साल हस्तर अपनी माँ के ही कोख में सोया रहता था। और ये सारी कहानी तुम्बर नाम के एक गांव में हुआ था और बहुत सालों से यही कहानी गांव में सब जानते थे। लेकिन इसके बाद गांव के ही कुछ लोग इस कहानी को ना मानते हुए हस्तर के लिए एक मंदिर बनाते हैं और जिस बात से बाकी सारी देवी देवताएं बहुत नाराज होते हैं और वो सब तुम्बर गांव में अभिशाप लाते हैं जिसकी वजह से तुम्बर गांव में हमेशा सिर्फ बारिश ही होती है और इस गांव में कभी भी धूप नहीं निकलती थी। और इसके बाद सालों साल ऐसे ही चलता रहा। फिर कहानी का पहला भाग शुरू होता है जहाँ पर हम तुम्बर गांव के ही एक जमींदार को देखते हैं जो कि एक बूढ़े इंसान थे और इस जमींदार की देखभाल करने के लिए एक औरत रहती थी जो कि उनकी सेवा किया करती थी और उस औरत के 2 बच्चे थे। एक का नाम था विनायक और दूसरे का नाम था सदाशिव। और ये औरत इस जमींदार का ध्यान रखने के साथ साथ इस जमींदार की घर की एक बूढ़ी औरत थी उसका भी ध्यान रखती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस औरत के 2 बच्चे उसी बूढ़ी औरत को खाना देने के लिए जा रहे थे। लेकिन अहम मौके पर उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो उन लोगों को उस बूढ़ी औरत के कमरे में जाने से रोकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत काफी डरावनी दिखती है। इसके बाद देखा जाता है कि उस बूढ़े जमींदार की मौत हो जाती है जिसके बाद वो औरत अपने दोनों बच्चों को लेकर तुम्बर गांव छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उनका बड़ा बेटा विनायक इस गांव से नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये कहावत थी कि उस बूढ़े जमींदार की हवेली में कहीं छुपा हुआ खजाना है और वो उस खजाने को ढूंढना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती क्योंकि बहुत सालों से सरकार भी इसी घर में खजाना ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को कोई भी खजाना नहीं मिला। इसीलिए वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ पुणे जाना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान उनका छोटा बेटा सदाशिव पेड़ से गिर जाता है और उसके सिर पे बहुत चोट लगती है और वो औरत रात में अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली और वो अपने बड़े बेटे विनायक को घर पर ही रुकने के लिए कहती है और वो विनायक से ये कहकर जाती है कि आज रात उस डरावनी बूढ़ी औरत को उसे ही खाना देना पड़ेगा। और वो कहती है कि अगर वो बूढ़ी औरत उसे डराने की कोशिश करे तो वो उस बूढ़ी औरत के सामने ये कहे कि सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, जिससे कि वो बूढ़ी औरत सो जाएगी और वो विनायक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और इसके बाद विनायक उस औरत के लिए खाना बना रहा था और वो काफी डरा हुआ था। इसके बाद ही उस औरत की नींद खुल जाती है और वो बहुत शोर मचाती है और विनायक डर डर के उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन वो औरत विनायक पर हमला कर देती है और विनायक डर के मारे ये भूल गया था कि उसकी माँ ने उसे क्या कहने के लिए कहा था। इसके बाद वो औरत विनायक को ही अपना खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन फिर विनायक को हस्तर का नाम याद आ जाता है और वो हस्तर का नाम कहकर उस औरत को सुला देती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो औरत भी घर वापस आ जाती है और ये पता चलता है कि डॉक्टर के पास ले जाने के वक्त रास्ते में ही उनके छोटे बेटे सदाशिव की मौत हो गई थी और घर वापस आने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो बूढ़ी औरत उनके बड़े बेटे को भी मारने वाली थी और वो काफी डर जाती है। इसीलिए रातों रात वो अपने बेटे विनायक को लेकर ये गांव छोड़कर चली जाती है। लेकिन रास्ते में विनायक अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि क्यों ना वो लोग यहीं पर ही रुके और उस बूढ़ी औरत से खजाने के बारे में पता लगाने की कोशिश करे। लेकिन उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और मारती है और कहती है कि वो तुम बार वापस आने के बारे में कभी ना सोचे। और उनके घर में हस्तर की मूर्ति के पास जो एक सोने की कॉइन रखी थी वो विनायक को दे देती है और ये कॉइन देखकर
विनायक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद विनायक अपने माँ के साथ तुम्बाड़ गांव से पुणे चला जाता है और वो अपने माँ से ये वादा भी करता है कि वो कभी भी वापस तुम्बाड़ नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि 15 साल बीत चुके थे और इसके बाद कहानी की दूसरी भाग शुरू होती है। अब विनायक बहुत बड़ा हो गया था और हम देखते हैं कि विनायक ने अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया और वो अपने माँ के मरने के बाद ही तुम्बाड़ गांव वापस आता है और उसी जमींदार के हवेली में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके शरीर से अब पेड़ उग चुके हैं और ये समझ में आता है कि ये बूढ़ी औरत शापित है और उसे बहुत साल ऐसे ही जीने का शाप मिला था। इसके बाद विनायक उस बूढ़ी औरत से जाकर मिलता है और उसे खजाने के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और वो बूढ़ी औरत विनायक को सावधान करती है। वो कहती है कि हस्तर के खजाने को हाथ लगाने के बाद ही वो भी उनके तरह ही शापित हो जाएगा, लेकिन विनायक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो औरत विनायक को कहती है कि इसी घर में एक कुआं है जिस कुएं के अंदर से देवी के कोख तक जाया जा सकता है, जहाँ पर हस्तर सो रहा है और हस्तर के पास ही अपने माँ से लिया हुआ सारा सोना है। और फिर बहुत ढूंढने के बाद विनायक को वो कुआं मिल जाता है। दरअसल हस्तर ने अपने माँ से सारा सोना तो ले लिया था, लेकिन वो उनका खाना नहीं ले पाया था, इसीलिए हस्तर सदियों से भूखा है और उसे खाना चाहिए और हस्तर को काबू करने के लिए आटे की जरूरत थी, क्योंकि आटा हस्तर की कमजोरी थी। इसके बाद विनायक उस बूढ़ी औरत को जलाकर मार डालता है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत भी इस श्राप से मुक्त होना चाहती थी और उसे ऐसे लंबी जिंदगी और नहीं चाहिए थी और अपने वादे के मुताबिक विनायक भी उस औरत को मुक्त कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक बहुत दिनों से खुद को तैयार करता है और वो हस्तर का सोना चुराने के लिए प्लानिंग करता है और उसी प्लानिंग के हिसाब से वो काम करता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि विनायक बीच बीच में तुम्बाड़ गांव आता है और सोना लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम विनायक के पत्नी को भी देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक अपना सबसे पहला लाया हुआ सोने का कॉइन एक व्यापारी को देता है, जिसके पास विनायक के बहुत सारे उधार थे और वो उस कॉइन को देकर अपने सारे उधार चुका देता है और कुछ पैसे भी कमाता है और इस सोने के कॉइन को देखकर वो व्यापारी बहुत हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक बीच बीच में ही तुम्बाड़ गांव जाता था और सोना लेकर आता था और वो इस व्यापारी के पास आकर उस सोने के कॉइन्स को बेच देता था। इसके बाद वो व्यापारी एक दिन विनायक के सामने तुम्बाड़ गांव में छुपे हुए खजाने के बारे में बात करता है, लेकिन विनायक इस बात को टाल देता है और वो व्यापारी विनायक से पूछता भी है कि वो हमेशा थोड़े थोड़े करके कॉइन्स क्यों लाता है, लेकिन विनायक इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद देखा जाता है कि विनायक की हालत में बहुत सुधार आती है और वो धीरे धीरे अमीर बन जाता है। फिर विनायक और उसकी पत्नी का एक बेटा होता है जिसका नाम था पांडुरंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश ऑफिसर उस व्यापारी से मिलने के लिए आते हैं। उस व्यापारी के साथ उस ऑफिसर का शायद कोई बिजनेस चल रहा था और इसके लिए उस व्यापारी को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और वो व्यापारी बार बार विनायक से इसी बात का पता लगाने की कोशिश किया करता था कि आखिरकार वो सोने की कॉइन्स विनायक कहाँ से लेकर आता था। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि वो व्यापारी अपनी विधवा बहू को विनायक के पास लेकर आता है और वो कुछ पैसों के बदले में उस औरत को विनायक को बेच देता है और विनायक उस औरत को अपने घर के कामों के लिए रखता है। लेकिन रात को वो औरत विनायक से मिलती है और वो ये कहती है कि दरअसल उसने उस औरत को विनायक के पास इसलिए रख कर गया था जिससे कि वो औरत विनायक का ध्यान भटक कर रख सके और वो आदमी तुम्बाड़ जाकर खजाने की पता लगा सके। और ये बात जानकर विनायक बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो खुद भी तुम्बाड़ गांव के लिए जाता है और वो व्यापारी पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, तो वो उस व्यापारी को छलावे से उस खजाने के कुएं के पास लेकर जाता है और कुएं से उतरने के बाद वो व्यापारी एक अजीब सी जगह पर पहुँचता है और ये देखकर समझ में आता है कि यही देवी की कोख है। इसके बाद वहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ था और उस डब्बे को खोलकर ही एक आटे की गुड़िया निकलती है और उस आटे की गुड़िया को हाथ में लेते हुए ही एक अजीब सा जानवर उस व्यापारी पर हमला कर देता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत करता है। इसके थोड़ी देर बाद विनायक भी उसी कुएं के अंदर आता है और वो उस व्यापारी की इस हालत को देखकर बहुत ही हैरान होता है और इस व्यापारी की हालत बिल्कुल उसी बुढ़िया की तरह ही हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक अपने आसपास आटे की एक बॉर्डर बनाता है
और इसके बाद वो खुद भी एक आटे की गुड़िया को निकालता है और फिर हम हस्तर को देखते हैं और हस्तर के तरफ विनायक उस आटे की गुड़िया को फेंकता है और हस्तर उस गुड़िया को खाने लगता है। दरअसल वो सदियों का भूखा है, इसीलिए उसे खाना चाहिए था और इस आटे की बॉर्डर की वजह से वो विनायक को छू भी नहीं सकता क्योंकि ये आटा ही उसकी कमजोरी है। इस आटे से बना हुआ गुड़िया वो खाता है, लेकिन इस आटे की बॉर्डर को क्रॉस करते ही वो भस्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब तक हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाता है तब तक उसके कमर में बंधा हुआ एक पोटली विनायक खोल देता है, जिससे कि बहुत सारे सोने के कॉइन्स निकलते हैं। और जब तक हस्तर वो आटे की गुड़िया को खाता है तब तक विनायक जितने हो सके उतने सोने के कॉइन्स उठा लेता है और फिर रस्सी को पकड़कर उस कुएं से बाहर निकल जाता है। और जब तक हस्तर विनायक तक पहुंचता है तब तक विनायक बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और वो हमेशा ऐसा ही किया करता था। लेकिन इस बार जाने से पहले वो उस व्यापारी को आग से जला देता है और जलाने से पहले वो ये कहता है कि सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और ये कहकर वो उस व्यापारी को सुला देता है और उसे आग से जलाकर उसके तकलीफों को दूर कर देता है, क्योंकि हस्तर ने उस व्यापारी की हालत बहुत ही बुरी कर दी थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कहानी की आखिरी भाग शुरू होता है। हम देखते हैं कि विनायक की अब उम्र हो चुकी है और तुम्बाड़ जाकर हस्तर से सोने के कॉइन्स ले आना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो बहुत दिनों से तुम्बाड़ गया भी नहीं था। और हम देखते हैं कि विनायक का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था और विनायक अपने बेटे को तैयार कर रहा था, जिससे कि अब वो उसे अपने साथ लेकर जाए और वो लोग एक साथ हस्तर से सोने के कॉइन्स लेकर आ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बूढ़ा व्यापारी जिस औरत को विनायक के पास रख कर गया था वो अब विनायक के घर में ही रहा करती थी। इसके बाद ये देखा जाता है कि तुम्बाड़ में जमींदार का वो घर सरकार को दे दिया जाने वाला था और इस बात को सुनकर विनायक बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो तय करता है कि वो अपने बेटे को लेकर जल्द से जल्द तुम्बाड़ जाएगा और जितने हो सके उतने सोने के कॉइन्स लेकर आएगा। फिर एक दिन विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव जाता है और रास्ते में ही वो अपने बेटे को हस्तर की कहानी बता रहा था। इसके बाद वो लोग जब तुम्बाड़ के उसी घर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले विनायक अपने बेटे पांडुरंग को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और इस आटे को लेकर कैसे हस्तर को काबू में किया जा सकता है इसके बारे में भी समझाता है। लेकिन विनायक पांडुरंग से ये भी कहता है कि वो लोग सिर्फ पांडुरंग को ट्रेनिंग देने के लिए ही आए हैं, इसीलिए वो पांडुरंग को आटे की गुड़िया लेकर जाने के लिए मना करते हैं। इसके बाद विनायक और पांडुरंग उसी कुएं से होकर देवी के गर्भ में पहुंचते हैं और विनायक ये देखता है कि पांडुरंग अपने साथ छुपाकर एक आटे की गुड़िया लाया था और विनायक इन सब के लिए तैयार नहीं था और आटे के गुड़िया को देखकर ही अचानक हस्तर उनके सामने आ जाता है और विनायक जैसे तैसे उस आटे के गुड़िये को उन लोगों से दूर फेंकता है और हस्तर उस आटे के गुड़िये को खाने लगता है। और उसी दौरान पांडुरंग हस्तर के पोटली से सोने के कॉइन्स निकाल लेता है और जितने हो सके उतने अपने हाथ में ले लेता है और इसके बाद विनायक किसी तरीके से पांडुरंग के साथ उस कुएं से बाहर निकलता है और वह पांडुरंग पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने बिना बताए ये काम किया। लेकिन पांडुरंग ने बहुत सारे सोने के कॉइन्स भी उठाए थे। इसके बाद वो लोग वापस पुणे आ जाते हैं और अब पांडुरंग को भी तुम्बाड़ और हस्तर की सारी राज पता थी और वो जल्द से जल्द बहुत सारे सोने के कॉइन्स इकट्ठा करना चाहता था। इसके बाद एक दिन पांडुरंग विनायक को ये कहता है कि वो लोग हर बार जाते हैं और अपनी जान पर खेलकर थोड़े थोड़े ही सोने के कॉइन्स लेकर आते हैं, लेकिन क्यों ना इस बार वो लोग जाकर हस्तर के सोने के कॉइन्स की वो पोटली ही लेकर आए। और ऐसा करने के लिए वो लोग बहुत सारे आटे की गुड़िया बनाएंगे और एक एक करके हस्तर को देंगे और जब तक हस्तर उन आटे की गुड़ियों को खाएगा तब तक वो लोग उस सोने की पोटली को चुरा कर बाहर आ जाएंगे। और ये आइडिया विनायक को भी अच्छा लगता है और इसके बाद विनायक और पांडुरंग दोनों फिर से तुम्बाड़ आते हैं और इस बार वो लोग बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं। फिर विनायक और पांडुरंग एक साथ उस कुएं के अंदर जाते हैं और उन आटे की गुड़ियों को निकालते हैं, लेकिन इसके बाद ही उन्हें पता चलता है कि जितने सारे आटे की गुड़िया होंगे उतने ही सारे हस्तर भी होगा और इतने सारे आटे की गुड़ियों को देखकर एक साथ बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं और वो आटे की गुड़ियों को लेकर एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते हैं और ये देखकर विनायक और पांडुरंग दोनों ही बहुत डर जाते हैं और इतने सारे हस्तर के हाथों से बचकर बाहर निकलना नामुमकिन था। इसीलिए विनायक और पांडुरंग कुछ देर आटे के बनाए हुए
हुए बोरी के अंदर ही रहते हैं और वक्त बीतता जाता है। इसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर विनायक बचे हुए आटे की गुड़िया अपने ऊपर बांध लेता है और वो रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी सारे हस्तर विनायक पर हमला कर देते हैं और पांडुरंग अपने पिता को अपने आंखों के सामने हस्तर का खाना बनते हुए देखता है। दरअसल विनायक ने अपनी कुर्बानी दी थी जिससे कि पांडुरंग यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाए और ऐसा ही होता है। विनायक को मारते हुए वो सारे हस्तर आटे के बॉर्डर के आसपास आ जाते हैं और सभी भस्म हो जाते हैं। इसके बाद पांडुरंग कुएं से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद पांडुरंग देखता है कि हस्तर के काटने की वजह से उसके पिता विनायक की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो अब एक दानव की तरह दिख रहा था और विनायक के हाथों में हस्तर से लिया हुआ सोने के कॉइन्स की पोटली भी थी। विनायक पांडुरंग को वो पोटली देना चाह रहा था, लेकिन अपने पिता की ये हालत देखकर पांडुरंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उस सोने के कॉइन्स की पोटली को लेने के लिए मना कर देता है। इसके बाद पांडुरंग अपने पिता को भी वही कहता है कि सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा और ये कहकर वो विनायक को सुला देता है और इसके बाद वो विनायक को आग से जला देता है और फिर हम देखते हैं कि पांडुरंग इस घर के दरवाजे को बंद करके तुम्बाड़ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।